औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पिछले लेक्चर में जो पाकिस्तान के इनिशियल प्रॉब्लम्स थे उनको हमने डिस्कस किया और उसमें मैंने पिछली वीडियो में ये कहा था कि हम रियासतों जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके हवाले से जो डिस्कशन है उसको जारी रखेंगे और हम तीन जो इम्पॉर्टेंट रियासतें हैं जिनमें जूनागढ़ का मैंने कहा, हैदराबाद दक्कन का और रियासत जम्मू एंड कश्मीर का मैंने कहा कि चूँकि इन पे एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जनरेट हुआ बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और बाकी जिन रियासतों का पिछले लेक्चर में मैंने जिक्र किया था वो तो मसाइल तो पैदा हुए लेकिन उस पे अल्टीमेटली पाकिस्तान ने वो स्टैंड नहीं लिया जो उसको लेना चाहिए था। लेकिन इन रियासतों पे पाकिस्तान ने अपना स्टैंड लिया और इस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इन तीनों रियासतों के हवाले से तनाज़ात जो हैं उन्होंने जन्म लिया और वो किसी न किसी हद तक अभी भी वो कहीं ना कहीं पे मौजूद हैं। गो कि हमने जम्मू एंड कश्मीर का मसला बड़ी शिद्दत के साथ दुनिया के मुख्तलिफ़ फोरम्स पे उठाया, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स हमने जूनागढ़ और हैदराबाद दक्कन जो है उसका मसला जो है उसको सदखाने में डाल दिया। इसकी रीज़न्स क्या हैं ये किसी और लेक्चर में इंशाअल्लाह उन पे बात करेंगे। फ़िलहाल हमारा चूँकि इन तीनों रियासतों के हवाले से मैंने बात की थी कि हर एक रियासत जो है उस पे हम एक सेपरेट लेक्चर जो है वो डिलीवर करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बेहतर तरीके से हो सके। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम जूनागढ़ जो स्टेट है उस हवाले से बात करेंगे और आखिर में जाके मैं कश्मीर और जूनागढ़ पे जो इंडियन स्टांस है और जो इंडियन आर्गूमेंट है उसको मैं काउंटर करने की कोशिश करूँगा ताकि अगर आपको कहीं पे बात करनी पड़े तो आप बड़ी आसानी के साथ उस आर्गूमेंट को पेश कर सकें। सबसे पहले जूनागढ़ की जो लोकेशन है उसके बारे में, उसके आबादी के बारे में और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद इस तनाज़े की तरफ आएंगे। जूनागढ़ की रियासत सहल समुंदर पर वाक़ है और भारतीय इलाकों में यानी समुंदर से हट के बाकी जो एरियाज़ हैं उसको भारतीय इलाकों ने घेरा हुआ है। यानी इसकी ये रियासत जूनागढ़ जो है ये एक तरफ समुंदर है और तीन अतराफ़ में भारतीय इलाके हैं। लेकिन इसको हम पाकिस्तान के साथ मुल्हिका स्टेट इसलिए कह सकते हैं कि थ्रू सी और थ्रू ओशन जो कनेक्टिविटी है वो पॉसिबल थी और पाकिस्तान और जूनागढ़ के दरमियान जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो सकती थी। यानी ये कोई नामुमकिन बात नहीं थी। असल में जो इल्हाक की जो शर्त थी उनमें से एक ये शर्त भी थी कि जो भी स्टेट जो है जब वो किसी भी रियासत के साथ, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ वो इल्हाक करेगी तो उसे अपनी जोग्राफियाई पोजीशन को और अपने लोगों के ख्वाहिशात जो हैं उनको देखना होगा। गो के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है उस पर सिग्नेचर की ज़िम्मेदारी वहाँ के राजा की थी, प्रिंस की थी, लेकिन उसे बहरहाल इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना था। इसमें कश्मीर के राजा ने और यहाँ के जो जूनागढ़ है यहाँ के जो राजा हैं इन्होंने किस हद तक इस प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखा उस पर भी हम बात करेंगे। सो बहरहाल वो जो इल्हाक था वो इसलिए पॉसिबल था और ये पाकिस्तान के साथ इसलिए जुड़ी हुई थी कि समुंदर के रास्ते पाकिस्तान और जूनागढ़ जो है ये रब्ता कर सकते थे। इसका रकबा जो रियासत है जूनागढ़, इसका रकबा 3377 मुरब्बा मील है और इसकी उस वक्त जो आबादी थी वो तकरीबन 7 लाख के लगभग थी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। इसकी मुआशी पोजीशन इकनॉमिकली ये बहुत स्ट्रांग थी, बहुत अच्छी थी। इस रियासत का हुक्मरान भी मुसलमान था, लेकिन एट द सेम टाइम जब हम इसको एनालाइज़ करेंगे तो हम ये देखते हैं कि इस रियासत की जो मेजॉरिटी है लोगों की, इसके जो बाशिंदे हैं वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन राजा जो है वो मुसलमान है। बिल्कुल इसके बरक्स कश्मीर जो है वहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में है। पॉपुलेशन जो है, जो रेजिडेंट्स हैं कश्मीर के, उनमें अक्सरियत जो पॉपुलेशन की है मुसलमानों की है, मोर देन 80% मुसलमान हैं, लेकिन वहाँ का राजा जो था वो हिंदू था। इस रियासत के साथ एक और छोटी सी रियासत मुनावदार भी थी जिसकी मुसलमान हुकूमत भी जूनागढ़ की तरह पाकिस्तान से इलाक चाहती थी। यानी जूनागढ़ और मुनावदार दोनों ये साथ जुड़ी हुई रियासतें थीं और दोनों के हुक्मरान जो थे वो मुसलमान थे और दोनों पाकिस्तान के साथ इलाक जो है वो चाहती थी। इसी तरह जो मंगरोल के शेख थे वो भी भारत से
इल्हाक के ख़िलाफ़ था। ये भी इसके साथ मंगरोल जो है ये भी इसके साथ जुड़ी हुई रियासत थी। तो ये 3 रियासतें जो हैं ये भारत के साथ इल्हाक नहीं करना चाहती थी। 2 पहली रियासतें जूनागढ़ और मुनव्वर जो है ये तो पाकिस्तान के साथ इल्हाक की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन मंगरोल जो है वो भी हिंदुस्तान के साथ कम अज़ कम इल्हाक नहीं करना चाहती थी। 25 जुलाई को जब माउंटबेटन ने रियासतों के नुमाइंदों का इजलास तलब किया तो जूनागढ़ की नुमाइंदगी जो वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म थे उनके भाई नबी बख्श जो है उन्होंने की। अब ये नबी बख्श जो है ये असल में रियासत जूनागढ़ का कानूनी मुशीर था और इसका बड़ा भाई जो है अब्दुल कदीर ही वाज दीवान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ जूनागढ़। दीवान का लफ्ज़ प्राइम मिनिस्टर के लिए उस दौर में इस्तेमाल होता था, चूँकि स्टेट असल में तो राजा की रियासत होती थी, प्रिंसेस के अंडर होती थी, लेकिन सिस्टम को स्मूथली रन करने के लिए वो अपना एक दीवान मुकर्रर करता था, एक वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर करता था और वज़ीर-ए-आज़म यकीनन राजा की मर्ज़ी से ही जो इक़दामात होते थे वो किए जाते थे। जब ये नबी बख्श जो है इस इजलास में शिरकत के लिए आया तो इसने माउंटबेटन से बहुत सारे सवालात किए और उनमें से काफ़ी सवालों के जो उसको जवाब भी दिए गए। वीपी मेनन जो उसका माउंटबेटन का सेक्रेटरी था, उसका बयान है कि नबी बख्श ने जाते हुए माउंटबेटन को ये यकीन दिलाया कि वो नवाब को भारत में शमूलियत का मशवरा देगा। यानी जब इजलास बर्खास्त हुआ तो माउंटबेटन से वो मिला नबी बख्श और उसने माउंटबेटन को कहा कि मैं अपने राजा को, जो राजा ऑफ जूनागढ़ जो है, उसको मैं यकीनन ये मशवरा दूंगा और कि वो भारत के साथ इल्हाक करे। ताहम मई में इसका भाई दीवान अब्दुल कदीर बग़र्ज़ इलाज मुल्क से बाहर चला गया। ये तो कानूनी मुशीर की हैसियत से वहाँ पे गया था। अल्टीमेट जो डिसीजन था वो या तो राजा ने करना था या फिर उसके भाई वज़ीर-ए-आज़म ने मशवरा देना था राजा को कि हमने क्या करना है। तो अब्दुल कदीर जो है ये चला गया इलाज के लिए, बीमारी की सूरत में इलाज के लिए बाहर चला गया, बैरून मुल्क चला गया। इसलिए रियासत ने इसको भी मुलाजमत से सबकदोश कर दिया। तो चूँकि उसका भाई चला गया तो फिर ये कानूनी मशावरत के लिए रखा हुआ था तो उस भाई की वजह से यकीनन होगा। तो जब इसका भाई की दीवानशिप जो है या उसकी जो प्रीमियरशिप है वो ख़त्म हुई तो इसको भी मुलाजमत से निकाल दिया गया। इसलिए रियासत ने इसको भी मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। दीवान का ओहदा, जो वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा अब्दुल कदीर की वजह से खाली हुआ था, उसकी जगह पे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद सर शाह नवाज़ भुट्टो जो हैं उनको दीवान मुकर्रर किया गया। यानी ही वाज अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जूनागढ़ स्टेट। और इनको 1947 के आगाज़ में किसी वक्त कराची से बुलाकर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया था। यानी 1947 का साल जो शुरू हो चुका था और उस वक्त दीवान अब्दुल कदीर जो है उसको बरतरफ़ किया गया या उसको सबकदोश किया गया और उसकी जगह पे जो सर शाह नवाज़ हैं, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद सर शाह नवाज़ भुट्टो, उनको अपॉइंट किया गया। भारतीय हुकूमत की तरफ से जूनागढ़ को जो इल्हाक की दस्तावेज़ है वो भिजवाई गई। मेनन ने नवाब और दीवान को उतार दिया, यानी उसने नवाब ऑफ जूनागढ़ और जो सर शाह नवाज़ भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर या दीवान थे जूनागढ़ के, उनको एक उतार भेजा और कहा कि इस दस्तावेज़ पर दस्तखत की आखिरी तारीख़ 14 अगस्त है। 13 अगस्त को दीवान की तरफ से जवाब मिला कि अभी तक हम इस मसले पर गौर कर रहे हैं कि क्या हमने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक करना है या नहीं करना है। 15 अगस्त को इस सरकारी फ़ैसले का ऐलान कर दिया गया। 15 अगस्त जो है उसको रियासत जूनागढ़ ने अपना डिसीजन दे दिया कि हमने भारत के साथ जाना है या पाकिस्तान के जाना है। अब डिसीजन क्या था कि रियासती हुकूमत ने तमाम हालात का बगौर जायज़ा लेने के बाद ये फ़ैसला किया है कि हम पाकिस्तान से इल्हाक करेंगे। मुनव्वर ने भी इसके साथ ही पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान कर दिया। क़ायद-ए-आज़म ने 5 सितंबर 1947 को इन दोनों रियासतों का इल्हाक मंजूर कर लिया। अब अगर हम इल्हाक की दस्तावेज़ इल्हाक के जो शराइत हैं उनको हम देखें तो उसमें हमें ये मुल्हिका स्टेट समुद्री रास्ते के ज़रिए लगती है और दूसरा वो ये कहता है कि जनाब रियासत जो है वो अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम करेगी। तो इससे पहले रियासत की जो कौंसल है उसका इजलास हो चुका था और उसमें वहाँ के जो मोस्टली हिंदू जो नवाबीन थे, जो हम हिंदू उस कौंसल के मेंबर थे, उन सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक की तायीद की थी। तो इसलिए अवाम की ख्वाहिशात का भी अंदाज़ा लगाया जा चुका था। और तीसरी चीज़ जो है वो ये थी कि इल्हाक की दस्तावेज़ उस पर सिग्नेचर की ज़िम्मेदारी जो थी वो नवाब की थी, प्रिंस की थी, तो वो ज़िम्मेदारी भी पूरी हो गई। तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और जो लीगल और लेजिटिमेट जो प्रोसेस था वो मुकम्मल किया गया और फिर पाकिस्तान ने 5 सितंबर को
इन दोनों रियासतों का इल्हाक जो है उसकी मंजूरी भी दे दी। अब इसके बाद बोथ ऑफ दीज स्टेट्स वर द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी हैं। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है उसके तनाजुर में अगर हम देखें तो ये दोनों रियासतें जो हैं इनकी एक्सेशन जो है वो तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए पाकिस्तान के साथ हो चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत जूनागढ़ को हर कीमत पर हड़प करने पर तुली हुई थी। 21 अगस्त को जब हुकूमत हिंद ने एक मुरासले के ज़रिए जूनागढ़ के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इस बिना पर एहतजाज किया कि नवाब ने अवाम की राय मालूम किए बगैर ये फ़ैसला किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो रियासतें भारत में शामिल हो रही थीं, क्या उनसे राय ली गई थी? क्या उनसे इस्तिस्वाब राय करवा के अवाम से पूछा गया था कि जनाब आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या हिंदुस्तान के? मैंने कहा ना कि 1947 अगस्त 1947 से पहले उन 562 स्टेट्स में से आलमोस्ट 500 स्टेट्स जो है वो हिंदुस्तान के साथ इल्हाक कर चुकी थी। तो क्या वहाँ पे रेफरेंडम हुआ था? क्या वहाँ पे इस्तिस्वाब राय हुआ था? क्या उनसे पूछा गया था? हरगिज़ नहीं पूछा गया। तो फिर यहाँ पे सवाल क्यों उठाया जा रहा था कि जी इस्तिस्वाब राय करवाया नहीं गया और लोगों से पूछा नहीं गया? हालांकि उन लोगों के नुमाइंदे जो थे, जो उस वक्त का मुरवजा तरीक़ेकार था, वो जो दरबार में प्रिंस के साथ बैठते थे, उन सब से राय ली गई थी और सब ने राय जो है वो पाकिस्तान के हक़ में दी थी। बिलखसूस अगर हम कपूरथला की रियासत जिसमें 64% मुसलमान आबाद थे, इसका जिक्र मैंने कल भी किया था, अब इस रियासत का अगर हम जिक्र करें और इसकी बात करें तो फिर भारत का वो जो किरदार है और यहाँ पे वो जो डिमांड कर रहा है इस्तिस्वाब राय की, लोगों से पूछने की, क्या उसने कपूरथला के 64% आबादी वाले मुसलमानों से पूछा था? बल्कि वहाँ पे तो जो उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की थी, वहाँ पे तो उन्होंने क्लीजनिंग की पॉलिसी अपनाई थी और वहाँ से मुसलमानों को हर हरबा इस्तेमाल करके उस आबादी को, मुसलमानों की आबादी की परसेंटेज को डाउन करने की कोशिश की गई उनको, ताकि इल्हाक का जब वक्त आए तो हमें रेजिस्टेंस ना हो। तो कपूरथला के राजा ने जब हिंदुस्तान के साथ इल्हाक कर दिया तो क्या उसने वहाँ की पॉपुलेशन से पूछा था? हरगिज़ नहीं पूछा था। बल्कि उसने तो फ़िरका वाराना हम आंगी जो थी उस पर भी उसके वो असरात, उसके जो किरदार है और उसकी जो एफिलिएशन थी हिंदुस्तान के साथ, और जिस तरह उसने इल्हाक की दस्तावेज़ पर साइन किए, उसने तो जो वहाँ पे हिंदू और मुसलमानों के दरमियान एक हमांगी थी, मजहबी हमांगी थी, उसको भी दाव पर लगा दिया। जिसका वाज़े मतलब ये था कि अवाम ने इस फ़ैसले को कबूल कर लिया। यानी अगर हम इसका मतलब ये ले रहे हैं, जिस तरह हिंदुस्तान ये कह रहा है कि जनाब वहाँ पे कपूरथला में जब आवाम की तरफ से एहतजाज नहीं हुआ तो इट मीन्स कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि जनाब हम हिंदुस्तान के साथ जाने पे राज़ी हैं। तो फिर एहतजाज तो इधर भी नहीं हुआ, जूनागढ़ में भी नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद जब सारी ये लीगल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मुकम्मल हो गई और इल्हाक पाकिस्तान के साथ हो गया, तो उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को और रियासत को प्रेशराइज़ करने के लिए कि वो अपना डिसीजन वापस ले, उसने इक़्तिसादी तौर पर इकनॉमिक सैंक्शंस लगा दी उस स्टेट पर और हिंदुस्तानी फ़ौजों ने रियासत का मुहासरा कर लिया, उसको घेर लिया। क़ायद-ए-आज़म ने इल्हाक की मंजूरी दी तो हिंदुस्तान के गवर्नर माउंटबेटन ने, ज़ाहिर बात है हिंदुस्तान का जो पहला गवर्नर है वो लॉर्ड माउंटबेटन था, उसने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को यानी क़ायद-ए-आज़म को ख़त लिखा, इख्तियार भेजा कि हुकूमत हिंद की निगाह में पाकिस्तान का ऐसे इल्हाक को मंजूर करना हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत में मुदाखलत के मुतरादिफ है और इन दोस्ताना ताल्लुकात के भी मनाफी है जो दोनों डोमिनियंस के दरमियान कायम रहने चाहिए। अब इसी को अगर आप उधर कश्मीर पे मुंतबिक करें, इसी सेइंग जो लॉर्ड माउंटबेटन की इसी लेटर को, तो क्या लॉर्ड माउंटबेटन ने वहाँ पे भी यही रोल प्ले किया था जो यहाँ पे जूनागढ़ के हवाले से वो कर रहा था? हरगिज़ ऐसा नहीं किया। भारतीय हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान इस मसले पर ख़तो किताबत हुई। इसमें पाकिस्तान ने इस मसले पर गैर जानिबदाराना कानूनी राय लेने पर आमादगी ज़ाहिर की, इस्तिस्वाब राय की तजवीज़ से भी इत्तेफाक किया और इस्तिस्वाब राय के लिए जो शराइत थी वो तय करने के लिए भारतीय हुकूमत को दावत दी कि ठीक है जनाब, हम आवाम से आपका यही एतराज़ है ना, तो आवाम से पूछ लेते हैं, इस्तिस्वाब राय करवा लेते हैं, आप हमारे साथ नेगोशिएशन करें, हम मेकनिज़म डेवलप कर लेते हैं किस तरह इस्तिस्वाब राय करवाना है। भारतीय हुकूमत का मनसूबा लेकिन इससे मुख्तलिफ था। इसके इमाम पर जाम साहब ऑफ नवान नगर ने काठेवाड़ के अमन और अमान को, ये असल में ये सारा एरिया ना काठेवाड़ का एरिया कहलवाता है जिसमें ये सारी रियासतें मौजूद हैं, तो काठेवाड़ का जो एरिया है उसको, उसके अमन और अमान को तबाह करने के लिए जो वहाँ का राजा था जिसको जाम ऑफ नवान नगर कहते हैं, उसने भारत को फ़ौजी मुदाखलत की दावत दी। याद रहे कि ख़ुद जाम साहब भारत से ऑलरेडी इल्हाक कर चुके थे। इस वजह से गोया
वो भारतीय थे और भारतीय होने के नाते वो भारत को दावत दे रहे हैं, तो ये वैसे भी इल्लीगल है। किसकी दावत पे आ रहे हैं? और अगर दावत पे आ भी रहे हैं तो फिर वो काठियावाड़ की तमाम रियासतों के सरबराह तो नहीं है ना। वो तो अपनी रियासत जो उनकी है नवाबनगर, वहाँ के सरबराह हैं, और वहाँ अगर वो कोई डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं तो भारत को दावत दें कि वहाँ पे मुदाखलत करें। दूसरी स्टेट्स में तो वो मुदाखलत का हक़ ही नहीं रखते। लेकिन बहरहाल उनकी जो तजवीज़ है और उनकी दावत पर मुदाखलत की गई। भारत ने फ़ौजी मुदाखलत की राय हमवार करना इस तरह शुरू की। महात्मा गांधी के भतीजे शमल दास गांधी की सदारत में जूनागढ़ की अबूरी हुकूमत कायम कर दी गई, यानी जो मुख्तलिफ बलवाई थे उनको इकट्ठा किया गया, सिविलियन एक ड्रामा किया गया, और शमल दास गांधी जो है, जो इसका महात्मा गांधी का भतीजा था, उसकी सरबराही में इन्होंने एक अबूरी हुकूमत कायम करके रियासत की जो सरहद के साथ रियासत थी, यही रियासत जिसका मैंने नवाबनगर है, वहाँ पर इन्होंने अपने ऑफिस कायम कर लिया और हुकूमत पर दबाव, जूनागढ़ की हुकूमत जो, उस पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सबूरी हुकूमत ने अपने तमाम दफातर जूनागढ़ की सरहद के करीब राजकोट में मुंतकिल कर लिए और रज़ाकार भर्ती करके जूनागढ़ पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। इस मुआशी और फौजी दबाव का इंतज़ाम करने के बाद वीपी मेनन खुद जूनागढ़ गया। इसके हमरा NMH था, जो राजकोट में रीजनल कमिश्नर था, कि वो समझा सके राजे को कि वो अपने अबूरी हुकूमत जो है उसके तहत जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनको महसूस करे और पाकिस्तान के साथ जो उसका इल्हाक है उससे वो मुनहरिफ हो और भारत के साथ इल्हाक करे। और दूसरा ये भी था कि वो वहाँ पे जो शमल दास गांधी के ज़ेर इंतज़ाम जो फ़ोर्स इकट्ठी की जा रही थी उसकी निगरानी करे और उसको जो भी सहूलियात हैं वो फराहम करने के लिए बंदोबस्त करे। 19 सितंबर को वीपी मेनन ने सर शाह नवाज़ भुट्टो से मुलाकात की और रियासत की जोग्राफियाई पोजीशन और हिंदू अक्सरियत की बुनियाद पर भारत के साथ इल्हाक की तलकीन की। सर शाह नवाज़ ने उसे बताया कि नबी बख्श ने 25 जुलाई के इजलास के बाद हुकूमत को पाकिस्तान के साथ इल्हाक का मशवरा दिया था। यानी वो नबी बख्श वहाँ पे तो ये कह के आया था ना, ये तो बकौल वीपी मेनन है कि नबी बख्श ने ये कहा था, अदरवाइज़ अगर वो वहाँ पे वादा करके आता तो फिर यहाँ पे उसको ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। तो वो वहाँ से भी मेरे नज़दीक वहाँ भी उसने ऐसा कोई वादा नहीं किया। वीपी मेनन जो है वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं, और अगर उन्होंने कोई वादा किया होता तो यकीनन वो यहाँ पे उसका ज़िक्र करते, लेकिन वो प्रॉस एंड कॉन्स सारे बताते और कहते कि जनाब इसमें हमारा पाकिस्तान के साथ जाना ज़रूरी है, वहाँ तो मैं ये कह आया हूँ लेकिन हमें ये करना चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। भारत हुकूमत का जूनागढ़ के साथ तर्ज अमल भी इस दौर में इंतहाई गैर मुनासिब रहा। मज़ीद भारत के साथ इल्हाक की सूरत में कम्युनिस्ट नज़रियात से बचना भी जो है वो मुश्किल था। इस वजह से रियासत की कौंसल ने इत्तेफाक राय से पाकिस्तान के साथ शमूलियत का फ़ैसला किया था। इस सर शाह नवाज़ ने उसको बताया कि ये वीपी मेनन जो है, वीपी मेनन को के साथ मुलाकात में उसने बताया कि ये तो मुतफ़िक़ा उस कौंसल का फ़ैसला था और उसमें यकीनन हिंदू बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थे, चूँकि रियासत में अक्सरियत हिंदुओं की थी। वीपी मेनन का बयान है कि मैंने दीवान के सवालात का जवाब दिया और सर शाह नवाज़ भुट्टो ने उससे इत्तेफाक किया कि इसने पाकिस्तान के साथ ऐलान करके या इल्हाक का ऐलान करके और भारतीय हुकूमत से रब्ता ना करके गलती की है। उसने ये भी तस्लीम किया कि अवाम की अक्सरियत भारत से इल्हाक चाहती है। यानी ये वीपी मेनन कह रहा है कि सर शाह नवाज़ ये कह रहे हैं कि भारत के साथ इल्हाक जो है, अवाम की अक्सरियत जो है उसकी राय ये नहीं थी और ये गलत फ़ैसला था जो भारत के साथ इल्हाक नहीं किया गया। अगरचे उनकी राय गुजराती ज़बान के अखबारात के ज़रीले प्रोपेगेंडा से मुतासिर हुई। उन्होंने इत्तेफाक किया कि जूनागढ़ के मुआशी मफादात बकिया जज़ीरा नुमा के साथ मुंसलिक हैं, यानी जो एरिए में मौजूद हैं और रियासतें उनके साथ, चूँकि इसकी इकॉनमी जो है उनके साथ मुंसलिक है, तो बाकी सारी रियासतें भारत के साथ जा चुकी हैं, तो इसलिए इसको भी भारत के साथ जाना चाहिए। सर शाह नवाज़ ने यह भी कहा कि मैं बकौल वीपी मेनन कि मैं ज़ाती तौर पर रेफरेंडम के ज़रिए इस मसले को तय करने का हामी हूँ। उसने तजवीज़ किया कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान गुफ्त-व-शुनीद होनी चाहिए, जिसमें उसे भी बुलाया जाए और वो इस कॉन्फ्रेंस में अपने मज़कूरा ख़यालात जो हैं वो पेश करेंगे। तमाम इसने कहा कि अगर इसकी ज़ाती राय लोगों को मालूम हो गई तो जूनागढ़ में इसकी पोजीशन नाकाबिल दिफा हो जाएगी और वो किसी भी किस्म की मदद के काबिल नहीं रहेगा। वीपी मेनन कहता है कि मैंने साफ गोई से उसे कहा कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत ये मौक़िफ़ इख्तियार करे कि रियासत का पाकिस्तान के साथ इल्हाक आखिरी फ़ैसला है और इसके लिए किसी इस्तिस्वाब राय की ज़रूरत नहीं, तो क्या इसके बावजूद रेफरेंडम कराने के लिए आप तैयार हैं? तो सर शाह नवाज़ ने जवाब दिया कि बावजूद ही मैं जानता हूँ कि जनाब साहब एक ज़िद्दी आदमी हैं और मैं ख़ुद ऐसे हालात में इस्तिस्वाब राय करवाने का ख्वाहिशमंद हूँगा, अगरचे मैं जूनागढ़ की तरफ से इसका वादा नहीं कर रहा। यानी वो खुद ज़ाती तौर पर ये कह रहे हैं कि मैं जूनागढ़ की तरफ से तो ये वादा नहीं कर रहा, लेकिन मैं खुद ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि वहाँ पे इस्तिस्वाब राय होना चाहिए।
अच्छा, मेनन ने फिर आखिरी वार्निंग दी कि अवाम में बेचैनी फैल चुकी है और अगर उन्होंने कानून हाथ में लेने का फैसला किया तो नवाब की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। इसके बाद बीबी मेनन वापस लौट आया, शमल दास गांधी की हुकूमत के अरकान से मिला और इर्द गिर्द की रियासतों पर दबाव डालकर उनसे इल्हाक के जो कागजात थे उन पर दस्तखत करवाए, जिसमें मंगरोल का शेख भी शामिल था, जिसने बाद में इस मुहदा इल्हाक को मनसूख करने की कोशिश भी की। जब मुहदा हो गया तो फिर उसने कोशिश की, मैंने गलती की है और मुझे नहीं करना चाहिए था, तो फिर उसने उसको मनसूख करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे इसकी इजाज़त नहीं दी गई। 22 सितंबर को लॉर्ड माउंटबेटन, नेहरू, पटेल, बहरिया और बर्री अफवाज के कमांडरों ने एक इजलास में इस इलाके में फ़ौजी कार्रवाई का प्रोग्राम बनाया। काठेवाड़ वार डिफेंस फोर्स और भारतीय फ़ौज को तैयारी का हुक्म दे दिया। इस दौरान भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों के दरमियान ख़तो किताबत का सिलसिला जारी रहा कि मसले को अफ़हाम तफ़हीम से और नेगोशिएशन के ज़रिए हल किया जा सके, जिसका मौजू ये था कि क्या मंगरोल का शेख और जूनागढ़ की दीगर महतात रियासतें बरह रास्त इलाके कागजात पर दस्तखत करने की मजाज भी हैं। 16 अक्टूबर को माउंटबेटन लाहौर आया तो उसने जूनागढ़ में भी इस्तिस्वाब राय करवाने पर जोर दिया। नवाब लियाकत अली खान ने असूली तौर पर उससे इत्तेफाक कर लिया, लेकिन तफसीलात तय करने के लिए दोनों हुकूमतें जी थीं, उन्होंने आपस में नेगोशिएशंस करनी थी कि कैसे इस्तिस्वाब राय का प्रोसेस जो उसको मुकम्मल करना है। चुनाचे 23 सितंबर को इस सिलसिले में लियाकत अली खान की तरफ से भारतीय हुकूमत को एक मुरासला भेजा गया। इस तरह इस्तिस्वाब राय की बातें हो रही थीं। दूसरी तरफ भारतीय फ़ौज इस इलाके में कार्रवाई शुरू कर चुकी थी। बाबरिया, मंगरोल, नौदर और गोंदल की रियासतों में भारतीय फ़ौज बकौल वीपी मेनन के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और थोड़ी सी पुलिस फोर्स के जरिए दाखिल हो चुकी थी। जूनागढ़ के इर्द गिर्द की रियासतों पर काबिज होने के बाद इस रियासत के अंदर भी मुदाखलत शुरू कर दी गई। नवाब और इसका ख़ानदान इस हमले के मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और उन्हें यकीन नहीं था कि हिंदुस्तान इस तरह की कार्रवाई करेगा, और ना ही उन्होंने अपनी को फोर्सेज में उनको एक्टिव किया था या एक्टिवेट किया था, ना ही पाकिस्तान को कहा कि वो उनकी सरहदों की हिफाजत के लिए आए। नवाब और उसका ख़ानदान चूँकि इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो वहाँ से माइग्रेट करके कराची आ गए। अब सरशाह नवाज़ भुट्टो मामलात जो रियासत के मामलात थे उनके होली सोली ज़िम्मेदार थे, और अंग्रेज़ कैप्टन हार्वे जोन्स के मुताबिक उनके दस्ते रास्त 7 नवंबर को 20,000 नाम नहाद आज़ाद फ़ौज जूनागढ़ में दाखिल हो चुकी थी। यानी ये जो कैप्टन हार्वे जोन्स हैं, वो कहते हैं कि आज़ाद फ़ौज, वो जो फ़ौज बनाई गई थी शमल दास गांधी की सरबराही में, उसके 20,000 अरकान और वो जो हैं वो रियासत उसमें दाखिल हो चुके थे। सरशाह नवाज़ भुट्टो और उनकी कौंसल ने इस हालात में फ़ैसला किया कि रियासत का अबूरी चार्ज जो है वो हुकूमत को देने की बजाय भारतीय हुकूमत को बरह रास्त दिया जाए। इसी तरह का उन्होंने एक ख़त राजकोट में भारतीय कमिश्नर मिस्टर पिच के हवाले किया, जिसने टेलीफोन पर वीपी मेनन को मुतले किया, और भारतीय हुकूमत की हिदायत पर 9 नवंबर को ब्रिगेडियर गोदयाल सिंह और बिच ने जूनागढ़ पहुंचकर इंतज़ाम संभाल लिया। इस काफ़िले का पायलट कैप्टन जोन्स था। जूनागढ़ की फ़ौज को गैर मुसल्लह कर दिया गया। अफसोस के पाकिस्तानी अफवाज जो अभी तक किसी बड़ी फ़ौजी कार्रवाई के लिए तैयार नहीं थी, जूनागढ़ की मदद को ना पहुँच सकी। हुकूमत पाकिस्तान को मिस्टर नेहरू की तरफ से एक तार मसूल हुआ कि जूनागढ़ के दीवान की दरख्वास्त पर भारतीय हुकूमत ने जूनागढ़ का इंतज़ाम संभाल लिया है ताकि बदनज़मी और अफरा तफरी ना हो। नीज़ ये कि भारतीय हुकूमत इल्हाक के बारे में अवाम की ख्वाहिशात मालूम करने का इरादा रखती है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सत्तार का ये जवाब दिया कि जूनागढ़ ने चूँकि पाकिस्तान के साथ बाज़ाब्ता तौर पर इल्हाक कर लिया था और इसलिए इसके दीवान को हिंदुस्तान के साथ तस्फ़िया करने का कोई इख्तियार ही नहीं था, और हिंदुस्तान के इस इक़दाम से पाकिस्तान के इलाके और बैनुल-अक़वामी कानून की सरीयन खिलाफ़वर्ज़ी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भारतीय फ़ौजों की वापसी का मुतालबा किया और सलामती कौंसिल के पास भारत की जारहियत की शिकायत की, और ये शिकायत अभी तक मुअल्लिक है। अभी तक इस पर कोई फ़ैसला नहीं हो, क्योंकि बाद में भारत इस्तिस्वाब राय कराने के वादे से भी मुनहरिफ हो गया और इसे बिल्कुल गैर ज़रूरी करार दिया। सो ये मसला जो है जूनागढ़ एक रियासत के इल्हाक का मसला नहीं था, वो इल्हाक कर चुकी थी और वो पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी थी। उस पर हमला किया गया, उसको ज़बरदस्ती उस पर कब्ज़ा किया गया, और ये ज़हरी तौर पर हिंदुस्तान की एग्रेशन है और इंटरनेशनल जो लॉ है उसकी खिलाफ वर्जी है, और यूनाइटेड नेशंस को और ख़ास तौर पे सलामती कौंसिल को उस रेजोल्यूशन पे, उस एप्लीकेशन पे जो पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ दी गई, उस पर एक्शन लेना चाहिए। बाद में जब पाकिस्तान फिर कश्मीर के मसले में उलझ गया तो जूनागढ़ का मसला जो है पस पुश चला गया, और हालांकि पाकिस्तान ये जो स्टैंड यहाँ पे ले रहा है भारत जूनागढ़ के हवाले से,
कश्मीर पे उसका एब्सोल्युटली इसके अगेंस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। वहाँ पे वो उसका नुक्ता नज़र पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है, जो पाकिस्तान ने जूनागढ़ के हवाले से लिया हुआ। तो बहरहाल हम कह सकते हैं कि द माइट इज़ राइट, जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो सर्वाइव करता है, और यही लॉ ऑफ नेचर है। और इसलिए जूनागढ़ जो है वो पाकिस्तान की रियासत होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं हो सकी, और उस पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया गया। और इसी तरह कश्मीर जो है, उसमें अगर हम भारत का स्टांस यहाँ पे दुरुस्त तस्लीम कर लें, तो फिर कश्मीर जो भारत के पास है वो भी बिल्कुल एक जहारियत है, और वहाँ पे जो अवाम का कत्लेआम किया जा रहा है, उनके साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, वो अपने मौक़िफ़ को जो जूनागढ़ के हवाले से उनका, उसको डिनाई कर रहे हैं यहाँ पे। अगर पाकिस्तान यहाँ पे अग्रेसर है, तो फिर भारत को एक्सेप्ट करना होगा कि जूनागढ़ में वो अग्रेसर है, और अगर जूनागढ़ पे भारत दुरुस्त है, तो फिर यहाँ भी पाकिस्तान दुरुस्त है। फिर ये पॉसिबल नहीं है कि ये दोहरा मेयार हो, आपका वहाँ पे कोई स्टांस और हो और यहाँ पे कोई स्टांस और हो। और बिल्कुल सेम पोजीशन जूनागढ़ हो या हैदराबाद दक्कन हो, यहाँ पे जो भारत ने स्टांस लिया वो टोटली उस स्टांस से डिफरेंट है जो उसने कश्मीर के हवाले से लिया। सो बहरहाल इंशाअल्लाह इससे अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो हैदराबाद दक्कन के बारे में, उसकी रियासत, उस रियासत के इल्हाक की जो कहानी है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, और उसमें जो साजिशें हुई और जिस तरह हिंदुस्तान के साथ उसकी शमूलियत का ऐलान किया गया, और उसके बाद फिर कश्मीर की बात करेंगे। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।